वन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो वंस अगेन मैं फिर आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट के साथ जो आपके लिए एग्ज़ाम से पहले देखना बहुत ज़रूरी है। तो जेआरएफ अगर आपको क्वालिफाई करना है तो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी अच्छे से अटेम्प्ट करने होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि होम साइंस सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है, अभिकथन कारण वाले हो गए या मिलान वगैरह वाले हो गए, वैसे भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो मैं पेपर लेके आई हूँ ये पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड होंगे एंड उसके बाद प्रैक्टिस होगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको स्क्रीन में थोड़ा सा छोटा दिखाई दे तो आप इसको जूम करके देख लीजिएगा, क्वालिटी इन्हेंस कर लीजिएगा ताकि अच्छे से दिखाई दे क्लियर रूप से। भारत द्वारा प्रायोजित और कई देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने 2023 को घोषित करने वाला किस एक प्रस्ताव को अपनाया? दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या फलियां का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष? एक बार आप इसको इंग्लिश में भी देखें फिर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे दीजिएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साक्षर भारत अभियान का लक्ष्य क्या सुधार करना है? प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन, माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों का नामांकन, देश में साक्षरता स्तर बढ़ाना, स्कूल में शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ाना। एक बार इंग्लिश में देखें फिर आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर सी, राइजिंग लिटरेसी लेवल इन द कंट्री, यानी देश में साक्षरता स्तर को बढ़ाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, पीएलए टेक्निक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। पीएलए के उपयोग के सिद्धांतों में शामिल है मेटा डेटा का उपयोग, प्रबंधन उपकरणों का उपयोग, प्रोग्राम मैट्रिक्स का उपयोग, त्रिकोणीकरण विधि का उपयोग। आपको इसका राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, यूज ऑफ ट्रिंगुलेशन मेथड, यानी त्रिकोणीकरण विधि का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी पीले टेक्निक से ही है। पीले के दौरान विकसित संसाधन मानचित्र किसका आकलन करने में मदद करता है? समय की उपलब्धता, सामुदायिक बस्ती की स्थानिक विशेषताएं, मानव पूंजी की उपलब्धता, सामाजिक पूंजी का विकास। तो यहाँ ये इंग्लिश में भी देखिए और देन आप आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिटी सेटलमेंट, यानी सामुदायिक बस्ती की स्थानिक विशेषताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह विकास के चरणों को आपको क्रम में लगाना है, इसका सीक्वेंस लगाना है आपको। प्रदर्शन करना, मानदंड गठन, स्थगित करना, स्टॉर्मिंग। एक बार आप इसको इंग्लिश में देखें तब आप आंसर दीजिए। चलिए, तो राइट आंसर की बात करते हैं। स्टार्टिंग में होगा गठन, सबसे पहले क्या होगा? गठन। उसके बाद होगा स्टॉर्मिंग, देन उसके बाद आपका आएगा मापदंड बनाना, उसके बाद प्रदर्शन करना और उसके बाद होगा स्थगित करना फिफ्थ नंबर पे। तो इस हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आईसीएआर का लैब टू लैंड कार्यक्रम एलएलपी किस वर्ष आरंभ हुआ? 1969, 1979, 1999, 2009। कई ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिस पे ईयर वाइज पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है 1979, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको मिलान करना है, चित्रात्मक चार्ट, प्रवाह चार्ट, संगठनात्मक चार्ट और स्टैटिस्टिक्स चार्ट। एक बार इंग्लिश में देखिए तब आंसर बताइए। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो देखो, चित्रात्मक चार्ट का होगा, क्या होगा? चित्र और लिखित सामग्री शामिल है। प्रवाह चार्ट का आंसर क्या हो सकता है, आप बताएं? आप बता चुके होंगे। जब तक हम कहानी सुनाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार प्रक्रियाओं की श्रृंखला के परिणाम स्वरूप कोई उत्पाद प्राप्त होता है। संगठनात्मक चार्ट का क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यह किसी संगठन की संरचना को दर्शाता है। स्ट्रिप्टिज मतलब
पूरी कहानी लिखित रूप में या चित्र के रूप में दर्शाई जाती है, उसे कागज की पट्टियों से क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा विकास संचार में एक नेता का गुण नहीं है ना, एक लीडर का गुण नहीं है? खुद पे विश्वास, रचनात्मकता और सहानुभूति, अनुकूलन क्षमता और अच्छी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, यानी अच्छा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होना क्या एक लीडर के लिए इम्पोर्टेंट है? सो आंसर नहीं, नॉट पूछा गया है, तो यही हमारा राइट, जो नहीं है वही हमारा सही है। अच्छी सामाजिक पृष्ठभूमि जरूरी नहीं है उसके लिए, मतलब आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि। आज से थोड़ा कम अभियान नागरिकों को डैश कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भोजन की बर्बादी की रोकथाम, नमक, चीनी और वसा का सेवन, सब्जियों और फलों का उपभोग, अनाज और दालों का उपभोग। एक बार इंग्लिश में भी देखें, फिर आप आंसर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है, सॉल्ट, शुगर एंड फैट, यानी नमक, चीनी और वसा का सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेड रिबन एक्सप्रेस RRE जागरूकता पैदा करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी संचार अभियान है। कोविड-19, ठीक है, स्वच्छता और सफाई, HIV एड्स, पर्यावरणीय संसाधनों को कम करें और पुनः उपयोग करें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है HIV एड्स, ऑप्शन नंबर सी। रेड रिबन एक्सप्रेस पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विस्तार शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार समुदाय के सदस्यों को नई कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने में कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? केवल सफल परिणाम प्राप्त करने वालों को लोगों को प्रोत्साहन प्रदान करना, समुदाय के भीतर सहकर्मी नेताओं के माध्यम से तकनीकों का प्रदर्शन, ठीक है, सभी समुदाय के सदस्यों के लिए अनिवार्य दत्तक ग्रहण नीतियों का कार्यान्वयन, और समुदाय से पूर्व प्रतिक्रिया लिए बिना जटिल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी समुदाय के भीतर सहकर्मी नेताओं के माध्यम से तकनीकों का प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है, विस्तार कार्यक्रम प्रबंधन में कार्यक्रम के कार्यान्वयन से पहले स्थिति विश्लेषण करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि समुदाय कानूनी रूप से कार्यक्रम का पालन करने के लिए बाध्य है। बी कह रहा है मौजूदा सामुदायिक संसाधनों और आवश्यकताओं की पहचान और मूल्यांकन करना। सी कह रहा है सामाजिक प्रभावों पर विचार किए बिना केवल आर्थिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करना। और डी है समुदाय की प्रतिक्रिया पर शीर्ष स्तरीय निर्देशों को प्राथमिकता देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मौजूदा सामुदायिक संसाधनों और आवश्यकताओं की पहचान और मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे आपको सीक्वेंस लगाने हैं। सतत सामुदायिक विकास के उद्देश्य से एक व्यापक विस्तार कार्यक्रम के विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित चरणों को तार्किक क्रम से व्यवस्थित करें। संसाधन जुटाना, रचनात्मक मूल्यांकन, आवश्यकताओं का आकलन, हितधारक जुड़ाव और भागीदारी निर्माण, लक्ष्य निर्धारण और विस्तृत कार्रवाई योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन, योगात्मक मूल्यांकन, सामुदायिक क्षमता निर्माण। एक बार आप इसको इंग्लिश में भी देखें, तब सीक्वेंस लगाइए। चलिए, तो सबसे पहले क्या होगा आपका? सबसे पहले होगा आवश्यकताओं का आकलन। सबसे पहले क्या करेंगे? आवश्यकताओं का आकलन करेंगे। उसके बाद हितधारक जुड़ाव और भागीदारी निर्माण होगा। उसके बाद होगा आपका लक्ष्य निर्धारण और विस्तृत कार्रवाई योजना। देन उसके बाद सामुदायिक क्षमता निर्माण 4th नंबर पे आएगा। ठीक है, ये 3 है। और उसके बाद क्या होगा? संसाधन जुटाने का काम होगा 5th नंबर। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा कार्यक्रम कार्यान्वयन। ठीक है, उसके बाद होगा रचनात्मक मूल्यांकन 7th नंबर। और कौन सा बचा? फिर लास्ट में क्या होगा? योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी पहले पहले तो 5 तक देते थे, 4-5 तक। अब देखिए 7-8 तक पूरा दे देते हैं, तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन आ जाता है।
ढूंढते ढूंढते समय लग जाता है। अभिकथन कह रहा है विस्तार कार्यक्रम में समुदाय के सदस्यों के बीच व्यवहारिक कौशल निर्माण में कार्यस्थल पर प्रशिक्षण प्रभावी है। कारण है कार्यस्थल पर प्रशिक्षण शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के साथ वास्तविक जीवन की स्थितियों में कौशल का अभ्यास करने की अनुमति देता है। आपको बताना है कि अभिकथन कारण दोनों सत्य है, दोनों एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं। सो यस, दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विस्तार कार्यक्रम में सफल सामुदायिक सहभागिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आवश्यक हैं? सही संयोजन चुनें। कार्यक्रम के नेताओं से ऊपर से नीचे तक संचार, विविध सामुदायिक आवाजों के लिए समावेशिता और सम्मान, स्पष्ट और पारदर्शी संचार, कार्यक्रम डिजाइन के लिए बाहरी विशेषज्ञों पर विशेष निर्भरता, विश्वास का निर्माण और स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा देना। यहाँ देखिए, आप सोच रहे होंगे मैं इतना फास्ट क्यों भाग रही हूँ, क्योंकि मैं छत पे बैठी हूँ, ठंडी बहुत तेज लग रही है और आप लोग के लिए ये क्वेश्चन लाना इम्पोर्टेंट था, इस वजह से मैं थोड़ा तेज भाग रही हूँ। चलिए, तो राइट आंसर की बात करते हैं। शाम का टाइम हो चुका है, ठंडी लग रही है बहुत तेज। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका, पहली बात तो 2, यानी विविध सामुदायिक आवाजों के लिए समावेशिता और सम्मान। ठीक है, स्पष्ट और पारदर्शी संचार और विश्वास का निर्माण और स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी 2 कौन कौन सा था? 2, 3, 5। 2, 3, 5 किधर है? ऑप्शन नंबर डी में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी विधियां आमतौर पर कार्यक्रम नियोजन और विकास में समुदायों को शामिल करने के लिए भागीदारीपूर्ण शिक्षण और कार्रवाई यानी पीएलए से जुड़ी हैं? सही संयोजन चुने। क्या है? फोकस समूह चर्चाएं, ट्रांसेक्ट क्वाक, रैंडम सैम्पलिंग सर्वेक्षण, मौसमी कैलेंडर और केवल विशेषज्ञों के लिए कार्यशालाएं। यहाँ एक बार आप इंग्लिश में देखें तब आंसर बताएं। चलिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका फोकस समूह चर्चाएं, ट्रांसेक्ट वॉक एंड मौसमी कैलेंडर, यानी 1, 2, 4। 1, 2 का 4, 2, 2 का 1। चलो, यहाँ पे कथन और स्टेटमेंट 2 दे रखी हैं। पाठ्यक्रम विकास में नियोजन प्रक्रिया में समुदाय के सदस्यों को शामिल करने से पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता बढ़ जाती है, ये कह रहा है कथन फर्स्ट। कथन 2 है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन केवल कार्यक्रम के अंत में आयोजित किया जाना चाहिए ताकि प्रतिभागियों पर उसके समग्र प्रभाव का आकलन किया जा सके। एक बार आप इसको इंग्लिश में देखिए तब आंसर बताइए क्या होगा। तो देखो, जहाँ पे मैंने पहले ही बताया, जहाँ पे केवल वर्ड आ जाए तो समझो कि वो गलत बताएगा ही बताएगा, है ना। और यहाँ पे वो ओनली आ ही गया है तो ये वैसे भी रॉन्ग हो गया और स्टेटमेंट 1 सही है, यानी केवल एक कथन सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में पोषण कार्यक्रम को उनके आरंभ होने के क्रम में आरंभ से लेकर अंत तक व्यवस्थित करना है। इनका आपको ईयर पता होगा तभी आप आराम से लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एकीकृत बाल से विकास सेवाएं, मध्याह्न भोजन सेवा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो एक बार यहाँ देखें फिर इसका राइट आंसर करते हैं। तो कभी कभी ना एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसे क्वेश्चन दे देता है। देखो, इसका क्रम भी वैसा है, पहले ICDS, फिर MDMS यानी मध्याह्न भोजन, मिड डे मील जिसको कहते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को खाना मिलता है, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 4th नंबर पे आएगा, यानी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए। मच्छर भी काट रहे। चल, ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं तो इसको हटा देते। तो ये रहे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए, मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो और लाती रहूँगी आप लोग के लिए। लेकिन फिलहाल अभी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो अभी बस इतना ही पढ़िए, उसके बाद अपना रिवीजन कीजिए एंड अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। एक मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिसमें मैं बताने वाली हूँ क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा पेपर देने से पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।